नमस्कार, स्वागत छ हिमालय नेटवर्कमा। प्रस्तुत छ र्यापिड न्यूज। गोपाल लामा भए भागो प्रमोमा सामेल। पिन्टल भिलेजमा आयोजित भागो प्रमोको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा गोपाल लामा भए पार्टीमा सामेल। लामालाई पार्टी अध्यक्ष अनित थापाले खदा अर्पण गरी भागो प्रमोमा गराए सामेल। लामा पहाड समतलका प्रिय अधिकारी, कुशल व्यवस्थापक अनि जमिनसँग टाँसिएको व्यक्ति भएको अनित थापाको भनाई। भागो प्रमुखको एक समावेशी सोच र सबै वर्गका मानिसलाई लिएर राजनीति गर्ने पहाडको शक्तिशाली राजनीतिक दल भएको थापाको दाबी। लामाको लामो अनुभव अनि वैदिकता हाम्रो पहाडलाई चाहिएको थापाको भनाई। हाम्रो परिवारमा हामीलाई एउटा राम्रो एडभाइजर पनि चाहिएको थियो र उहाँलाई आज हाम्रो परिवारमा स्वागत गर्छौँ। पार्टीमा छ त हुन्छ नि, हुन्छ लो भाइ, हुन्छ भाइ, लोन भाइ। नमस्कार, म गोपाल लामा। आज मलाई भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले जुन पदभार दियो, म अनित थापाज्यूले त्यो सहर्ष स्वीकार गरेँ। यसको कारण चाहिँ मुख्य कारण दुई तीनवटा बहुत जरुरी छ। सबभन्दा पहिला त जुन वर्षदेखि हाम्रो मानिसहरूले नपाएको जमिनको राइट थियो, त्यसलाई उहाँले फर्काएर ल्याउनु भयो। बहुत सालदेखि हाम्रो मानिसहरू डिप्राइभ भएको थियो र यो ल्याएर यो एकदमै राम्रो काम भएको छ। र यसको लागि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, म आफै पनि ल्यान्ड डिपार्टमेन्टको डिआरआरमा थिएँ र मलाई थाहा छ जमिनको कति भ्यालु हुन्छ भनेर। या मानिसहरूलाई यसको के मूल्य छ जमिनको हक पाउनुको लागि, र यो फर्काएर ल्याएर चाहिँ एकदमै राम्रो उहाँले गर्नुभएको छ। त्यसपछि द्वितीय त पञ्चायती राज उहाँले ल्याउनु भयो, त्यो पनि एकदमै ठुलो कुरा भएको छ। र मैले देखेँ श्रीमान अनित थापाको नेतृत्वमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले जति पनि हाम्रो जनसाधारणको लागि जो काम गरिरहेछ त्यो एकदमै राम्रो भइरहेको छ। र यसको लागि म एकदमै कसरी काम गर्नु सक्छु अझै उहाँहरूसँग मिलेर भनेर चाहिँ म उहाँहरूले दिएको जुन पदभार छ मलाई आज मैले स्वीकार गरेँ। अन्तरिम बजेट सत्रमा गोर्खाहरूको लामो माग प्रति विचार गरिदिने राजु विष्टले सरकारलाई गरे आग्रह। डीजीएससी र जीटीएले गोर्खाहरूको आकांक्षा पूर्ण नभएको राजु विष्टले सरकारलाई गराए ध्यान आकर्षण। जनताको सुरक्षा र आकांक्षा पूरा गर्दै क्षेत्रको संवैधानिक समाधानको कार्यवाहनलाई तीव्रता दिन विष्टले सरकारलाई गरे आग्रह। पश्चिम बंगाल राज्यले टीएमसी शासन अन्तर्गत गम्भीर कुशासन सहेको विष्टले गरे दाबी। ये बजट प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत विजन 2047 का रास्ता साफ साफ दिखाता है और विशेष करके युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को ये सशक्त करता है। सर 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का बागडोर संभाला, तब देश फ्रेजाइल 5 के नाम से देश के ऊपर एक कलंक था, एक टैग था। पॉलिसी पैरालिसिस से लेकर के हाई एनपीए से लेकर के हाई इन्फ्लेशन से लेकर के घोटाला, करप्शन और चरमराती अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। लेकिन मोदी जी के विजन, नीति और नीयत के कारण हम आज गर्व से ये कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा और तेजी से आगे बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था भारत बना है। और फ्रेजाइल 5 के बदले आज जो है ब्राइट स्पॉट के रूप में भारत जाना जाता है। जबकि इसी दौरान कोविड की महामारी का सामना भी करना पड़ा, यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो या अनेक ग्लोबल डिस्टर्बेंसेस भी इस दौरान में रहे। बजट के कुछ खास बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। 5 साल में 2 करोड़ लोगों के लिए नए घर, 3 प्रमुख इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में 11 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट। और जहाँ यूपीए ने 10 साल के अंदर में 12 लाख करोड़ खर्च किए थे, आज मोदी जी के नेतृत्व में 40 लाख करोड़ से ज़्यादा का जोर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया गया। डिफेंस सेक्टर में भी बजट बढ़ा करके जीडीपी का 3.4% किया है। 44,000 वंदे भारत जैसे जो है रेल के कोचेस बनेंगे। आयुष्मान भारत कार्ड अब आंगनबाड़ी और आशा वर्कर को भी मिलना शुरू होगा। और विशेष करके युवाओं को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप में भी 1 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है। और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में बहुत ध्यान दिया गया है। जहां कोविड के समय पूरी दुनिया प्रिंटिंग मशीन लेकर के पैसे छाप रही थी, कैश बांट रही थी, वहीं भारत जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दे रहा था। और इसके कारण जो है अनेक नए जॉब क्रिएट हुए और बहुत सारे सेक्टरों को फायदा हुआ है।
हमारी सरकार ने 34 लाख करोड़ से ज़्यादा का रकम डीबीटी के माध्यम से प्रदान किया और इसके कारण 2,75,000 करोड़ से ज़्यादा के पैसे गलत हाथों में जाने से बचे हैं। फेक बेनिफिशियरीज हटे हैं, मिडल मैन सिस्टम बंद हुआ है, कट मनी सिस्टम बंद हुआ है। पश्चिम बंगाल की दीदी बोल रही थी, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूँगा। जहाँ एक तरफ भारत का जीडीपी का 30% जो है बंगाल से आता था, आज 3% से कम रह गया है। इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, युवा बेरोजगार है। और 2011 में जहाँ सीपीएम 1,90,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर गई थी, आज 2023 के अंदर में 6.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज जो है पश्चिम बंगाल के ऊपर में, यानी हर एक पश्चिम बंगाली के ऊपर में जो है 60,000 से ज़्यादा का जो है कर्ज है। और इनका रोल मॉडल देखिए करप्शन और भ्रष्टाचार का कैसा होता है। मनरेगा के बारे में बोला जाता है पैसा रोका है, लेकिन मैं आपको आंकड़े के साथ कहना चाहूँगा 10.5 करोड़ की आबादी पश्चिम बंगाल की है, जहाँ जॉब कार्ड जो है घर से एक ही को मिलता है, 18 से कम आयु को नहीं मिलता। उसके बावजूद भी 3,78,00,000 जो है जॉब कार्ड पश्चिम बंगाल में बने। जैसे आधार को लिंक किया तुरंत घट के जो है 1.5 करोड़ से ज्यादा जो है इनके फर्जी कार्ड जो है बंद हुए। सर मैं दार्जिलिंग की बात रखना चाहूंगा और अपनी मातृभाषा नेपाली में रखना चाहूंगा। दार्जिलिंग पहाड़ तराई डुवर्स का जनताले धेरै लामो समयदेखि गोर्खाल्यान्ड रूपमा एउटा छुट्टै प्रशासनिक इकाइको माग गर्दै आएको छ। यसको कारणले गर्दा विगतमा थुप्रै आन्दोलनहरू भए। 1986-88 को आन्दोलनले त्यसको फलस्वरूप दार्जिलिङ पर्वतीय परिषदको गठन भयो। 2017 देखि 11 को आन्दोलनले जीटीए को स्थापना भयो। अर्ध स्वायत्त निकाय भनेको जीटीए लाई पनि पश्चिम बंगाल सरकारले चल्न देन। यसको कारण पुनः 2017 मा फेरि आन्दोलन भयो। हाम्रो क्षेत्र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले पनि अत्यन्त संवेदनशील छ। हाम्रो क्षेत्रसँग 4 वटा राष्ट्रहरू बंगलादेश, नेपाल, भुटान र नजिकै चाइनाको सिमाना पनि जोडिएको छ। विगतको दशकमा हजारौं रोहिंग्या अनि अवैध हजारौंको संख्यामा मुख्यमंत्री ममता ब्यानर्जीले सिलगढीको मिलनपल्लीमा सरकारी आवासको गरिन् उद्घाटन। सिलगढीको मिलनपल्लीमा मुख्यमन्त्रीले गरिन् सरकारी आवासको भर्चुअली उद्घाटन। उद्घाटन समारोहमा सिलगढीका मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रञ्जन सरकार, दार्जिलिङ जिल्ला टीएमसी अध्यक्ष पापिया घोष अनि अन्य अधिकारीहरू थिए उपस्थित। शुभ उद्घाटन हलो এবং এরকম কমপ্লেক্স আরো তৈরি করবেন, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটু আগেই তিনি ঘোষণা করেছেন। আমাদের মাল্লাগুড়ির যে এনবিএসটিসি ডিপো, সেই ডিপো 1 কোটির বেশি টাকা দিয়ে সেটা সম্প্রসারিত হচ্ছে, সেটা অনেক ওখানে কাজ হবে। আরেকটি প্রকল্প ছিল আমাদের নতুন বাস স্ট্যান্ড, এখান থেকে একটু দূরে 32-33 নম্বর ওয়ার্ডের বর্ডারে 3/3-তে একটু টেকনিক্যাল কারণে আজকে সেটা উদ্বোধনের মধ্যে যায়নি। কিছু লিটিগেশনস আছে যেটা আমরা খুব তাড়াতাড়ি সলভ করব এবং তারপর নিশ্চয়ই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা তার নির্দেশ মতো আমরা সেটা উদ্বোধন করব। আর আপনারা জানেন যে কদিন আগেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এসেছিলেন, দুবার এসেছেন, একবার ফুলবাড়ি শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকায়, আরেকবার তিনি শিলিগুড়ি শহরেই করেছেন স্টেডিয়ামে। তো সেখানে তিনি মেগা জল প্রকল্প তিনি ঘোষণা করেছিলেন। 202 কোটি টাকার কাজ শুরু হয়েছে এবং আরও 300 কোটি টাকা গভর্নমেন্ট স্যাংশন দিয়েছে এবং সে তার টেন্ডার করতে বলেছে। এই সপ্তাহের মধ্যে তার টেন্ডার প্রক্রিয়া আমরা স্টার্ট করে দেবো। এই টেন্ডারিং সেই কাজটাও আমাদের হবে। ইউজি কেবল প্রায় 200 কোটি টাকার ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট WBSEDCL তারা করছেন, সেই কাজটা তারা শুরু করেছেন এবং এসটিপির কাজ 48 কোর্সের এসটিপি 1-এর কাজটা শুরু হবে, জায়গা চিহ্নিত হয়েছে এবং 16 কোটি টাকার এসটিপি 2-3 তার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে। এছাড়া রাস্তা, সড়ক, সেতু এই কাজগুলোর জন্য অনেক অর্থ রাজ্য সরকার, ইউডিএমএ ডিপার্টমেন্ট, অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট তারা দিয়েছেন। ডিএম ম্যাডাম উনি আছেন, আমাদের কাজকর্মগুলো তারা দেখছেন। গতকালও আমি গেছিলাম জলপাইগুড়িতে, সেখানকার ডিএমের সাথেও আমি মিটিং করেছি এবং আমাদের একটা খুব বড় কাজ যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এর আগের দিন তিনি ঘোষণা করেছেন যে আরবান পুয়ারদের জন্য যে জমির 1 টাকার বিনিময়ে তাদের জমি দিয়ে সত্ত্ব প্রদান, সেই কাজটা আমরা এতদিন আটকে ছিল, সেই কাজটা সেই জট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খুলে দিয়েছেন এবং শিলিগুড়ি
আর জলপাইগুড়ি মিলে এই প্রাথমিক পর্যায়ে এখন আমরা 2000 পরিবারকে আমরা সেই জমির অধিকার আমরা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আমরা দিতে পারবো। এটা আমাদের কাছে খুব বড় বিষয়। এবং রেলের যে অব্যবহৃত জমি, যেখানে হাজার হাজার পরিবার তারা বসবাস করছে, আমরা আইনিভাবে আমরা আমাদের পুর নিগমের পক্ষ থেকে আমরা রেল দপ্তরকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনুমতি নিয়ে আমরা চিঠি এবং দাবি করব এবং নবান্নতেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা চিঠি পাঠাবো, যাতে রেল দপ্তর রাজ্যের এই জমি, যে জমি কোনো কাজে লাগছে না রেলে, এবং যেখানে মানুষ দীর্ঘ 3 দশক 4 দশক ধরে 30, 40, 50 বছর ধরে বসবাস করছেন, তাদের সেই জমির অধিকারও দিতে হবে। সেটা নিয়েও আমরা প্রচেষ্টা নেব, সেটা নিয়েও আমরা যেখানে যেখানে দাবি জানানোর সেটাও দাবি জানাবো। আজকে আমাদের প্রোগ্রাম ছিল 4টায়, প্রোগ্রামটা হঠাৎ করে 1 ঘন্টা এগিয়ে এসছে এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের মাল্লাগুড়িতেই প্রোগ্রাম সেটেল ছিল। তারপর ডিএম ম্যাডামের খবর পেয়ে আমরা খুব অল্প সময়, ইনফ্যাক্ট একটা দিনের মধ্যে আমরা এখানে এই অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি। তার জন্য আমি জেলা প্রশাসন এবং তাদের সবাইকে, এবং এখানে যতন অনেক সাপোর্ট দিয়েছে, ওকে বলার পর ও রাতে ছিল এখানে, এবং এখানে ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা, হাউজিং ডিপার্টমেন্ট এবং অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট, পিডব্লিউডি, তারা সবাই মিলে এই কাজটা খুব সুন্দরভাবে করেছেন। আমরা সুন্দরভাবে এখানে এই প্রোগ্রামটায় অংশগ্রহণ করলাম এবং মাল্লাগুড়িতেও প্রোগ্রামটা হলো।